हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीव सिंह एकेडमी। तो आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर के बारे में, जो क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं आपको ये बता दूं कि ये केबीएस का सैम्पल पेपर है। एक्चुअली केबीएस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं, जहाँ पे आपको टोटल 18 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 नंबर के, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन सी 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी के अंदर में 3 क्वेश्चंस हैं 5 नंबर के। सेक्शन ई के अंदर में 2 क्वेश्चंस हैं 4 नंबर का। और जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन लैंग्वेज होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन ए का देखने को मिल रहा है। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। टपल इज अ डेटा टाइप इन पाइथन विच कंटेन्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। तो डेफिनेटली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टपल के जगह पे अगर डिक्शनरी होता तो ये कंसेप्ट हमारा सही हो जाता, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर में वैल्यू जो होता है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कीवर्ड कौन सा नहीं है। तो कीवर्ड के केस में हम सभी को याद है इवेल फंक्शन, इवेलुएट फंक्शन होता है। नॉन लोकल पास एंड असर्ट कीवर्ड है, सॉरी कीवर्ड है। तो आपका आंसर यहाँ पे इवेल आएगा। गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केवीएस रीजनल ऑफिस आगरा का क्वेश्चन पेपर है। गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज, डिक्शनरी स्टूडेंट्स दिया हुआ यहाँ पे। आरएनओ की है 53 इसकी वैल्यू है। नेम की है राजवीर सिंह वैल्यू है। एंड डिक्शनरी मार्क्स के अंदर में अकाउंट्स 87, इंग्लिश 65 लिखा हुआ है। विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट्स ऑफ द बोथ द कीवर्ड बोथ डिक्शनरीज। तो डिक्शनरी को मर्ज करने के लिए हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं होता है, कोई ऐड फंक्शन भी नहीं होता है, कोई मर्ज फंक्शन नहीं होता है। हमें अपडेट फंक्शंस का यूज करना चाहिए। कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशंस, और अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए कि इसका सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा। जैसे इसने दिया है नॉट, ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू, और आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो नॉट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फिर एंड की होती है, फिर फॉल्स की होती है और की होती है। अब क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स आपका ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है, तो इस पूरे को अगर आप इवेलुएट करोगे तो आपको यहाँ से ट्रू निकल के आएगा। उसके बाद देखो यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आपको ट्रू और ट्रू इवैल्यूएट करोगे तो ओवरऑल फिर से हमारे पास ट्रू निकल के आएगा। और इस ट्रू को नॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द करेक्ट आउटपुट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। तो यानी कैलकुलेट करके हम लोगों ने देख लिया, इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब इस कोड का आपको सही आउटपुट बताना है, जहाँ पे एस एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर में मेल टू के बी एट के बी संगठन डॉट केबीएस डॉट इन लिखा हुआ है। उसके बाद आपने स्प्लिट को कॉल किया केवी के थ्रू। स्प्लिट फंक्शन एक स्ट्रिंग फंक्शन है, जो स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है दिए गए वैल्यू के बेसिस पे, सब स्ट्रिंग के बेसिस पे। अगर आपने कुछ नहीं दिया होगा तो स्पेस के बेसिस पे करेगा। अब जब इसको ये स्प्लिट करेगा तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ड जो सब स्ट्रिंग आपने ये दिया है वो पार्ट स्प्लिट के रिजल्टेंट स्ट्रिंग के अंदर से बाहर आ जाएगा, और इसका रिजल्ट जो होगा वो लिस्ट के फॉर्म में होगा। तो अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे तो ये स्प्लिट होगा, तो यहाँ से मेल टू ये एक वैल्यू बनेगा। के भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर एट द रेट यहाँ पे सेकंड वैल्यू बनेगा, फिर के भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे संगठन डॉट तक एक वैल्यू आएगा, और उसके बाद एस डॉट इन एक वैल्यू आएगा। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किए हैं वही लिस्ट के फॉर्म में आएँगे, वो एस के अंदर में। अब इसने कहता है ओपी ऑफ S0, तो S0 में मेल 2 आया हुआ है, एट केवी, ठीक है? एट केवी, तो एट केवी ऐड हो जाएगा, और S2 कह रहा है, तो देखिए ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल 2 एट केवी, और ये आ जाएगा संगठन, संगठन डॉट, क्या आएगा, संगठन डॉट। तो मेल टू एट मेल टू एट केवी संगठन डॉट। तो ये वाला जो आंसर है ये आपका सही होगा। ए इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, और इसमें हमारा डॉट रिजल्ट में आया था। विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन अ पाइथन। पाइथन को क्लोज, फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्लोज फंक्शंस को यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश कमांड इज यूज टू चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल के स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के लिए हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल रिमूव द एंटायर डेटाबेस फ्रॉम द माइस्क्ल। अब देखो, एंटायर डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई कमांड है नहीं। एंटायर टेबल्स अगर डिलीट करना होता तो हम ड्रॉप डेटाबेस करते हैं,
ठीक है, तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हमें ड्रॉप डेटाबेस कमांड को यूज़ करना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड? इसमें कई सारे स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जैसे इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपके सामने एक डिक्शनरी क्रिएट किया गया है, ध्यान से देखिएगा डिक्शनरी में कहीं कोई सिंटैक्स मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कोई सिंटैक्स मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे ये सही है, बिल्कुल सही है, डिक्शनरी सही बन गया है। प्रिंट डी कराएँगे, डी हो जाएगा, S1 S2 में कोई एरर नहीं है। अब डी के अंदर में आपने सब्जेक्ट एक की को लिखा है, तो ये सब्जेक्ट आपका की आ जाएगा। उसके बाद आपने टू बताया है, तो क्योंकि सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो हिंदी, इंग्लिश, सीएस है, तो जो कि 0, 1, 2 यानी कि आप सीएस की बात कर रहे हैं और इक्वल टू आप आईपी लिखना चाहते हैं, तो क्योंकि ये लिस्ट है, तो ये आईपी भी चेंज हो सकता है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिक्शनरी के मार्क्स के टू में अब मार्क्स का 2 जब हम करेंगे, तो मार्क्स का 2 हमारा क्या बनेगा? डिक्शनरी का एक्चुअली मार्क्स जब आप डी ऑफ मार्क्स निकालेंगे तो आपको एक टपल वैल्यू मिलेगा और टपल के एलिमेंट्स में आप चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एरर जो है वो S4 के कारण हमें एरर देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key, तो ये इसको हम फॉरेन की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सिक इज। सिक का करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है पाइथन्स के अंदर में, फाइल हैंडलिंग के अंदर में देखा जाएगा। तो सिक फंक्शंस के लिए आप ऑफसेट बताते हैं, उसके बाद आपको रेफरेंस पॉइंट बताना होता है यहाँ पे। तो सिक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट होता है, लेकिन सिक फंक्शंस के पहले फाइल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा ऑप्शनल कंपोनेंट होता है, तो ये एक सही आंसर है, ऑप्शन डी। फिल इन द ब्लैंक्स। द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद दैट्स क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रेपिटेशन, तो इसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। दैट इज द डैश इज अ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं उसको। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी रिलेटेड टू द पाइथन? अब इस एक्सप्रेशंस को अगर आप इवेलुएट करेंगे पाइथन्स में, तो आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे आप इसको इवैल्यूएट कीजिए। तो 3 प्लस 2.55 है, तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे, तो ये 5.55 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेशंस होगा, तो 4 से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 25.0 आ जाएगा। 25.0 को प्लस इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 30.55 आ जाएगा। अब आप इसको 1 डिजिट पे राउंड करोगे तो 30.5 या 30.6 हो जाना चाहिए। इसका सही जवाब यही आएगा, 30.6 है। ठीक है, कि पॉइंट के बाद आपने 1 डिजिट रखना है यहाँ पे। Which function is used to display the total number of records from a table in a database? तो total number of records के लिए हम count star को use करते हैं। In order to open a connection with MySQL database from within Python using MySQL.connector package, dash function is used। तो connect functions का हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपका असर्शंस एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे करेक्ट चॉइस को आपको ऑप्शन मार्क करने हैं। अब ऑप्शन ए आप तब चूज करेंगे जब ए और आप दोनों ट्रू होगा और आर ए का एक्सप्लेनेशन होगा। ऑप्शन बी तब सेलेक्ट करेंगे जब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी तब चूज करेंगे जब ए ट्रू होगा या आर फॉल्स होगा। ए फॉल्स और आर ट्रू होगा, तो ऐसे केस में आपको डी ऑप्शन बताना है। आइए अब जरा क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ता है सेशंस क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। क्या है, व्हाट का आंसर आपको ढूँढना पड़ेगा। जैसे str1 क्लास पर वर्क है, तो ये कॉन्कैटनेट ऑपरेटर्स के कारण ये क्लास वर्क हो जाएगा। वैल्यू ऑफ str1 विल बी क्लास वर्क, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉन्कैटनेट हो रहा है। ऑपरेटर ऐड द ऑपरेंड्स इफ बोथ आर नंबर्स एंड कॉन्कैटनेट द स्ट्रिंग इफ बोथ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग, ये भी सही स्टेटमेंट है यहाँ पे कि अगर दोनों ही नंबर होता तो वो ऐड कर देता, अदरवाइज कॉन्कैटनेट करता है। तो ए जो है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए कि ये जो str1 का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, एक्चुअली ये कॉन्कैटनेशंस का ही है, तो उसी का एक्सप्लेनेशन है ये कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसने रीजन बता दिया एक तरीके से। तो आप कह सकते हो कि इसके लिए जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है वो ए का एक तरीके से एक्सप्लेनेशन ही दे रहा है। असर्शंस में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इज फाइल फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज लाइक टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल ही होते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज विथ वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड ईच फील्ड इज सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। अब ये थोड़ा सा गलत हो गया है, पहला लाइन यहाँ तक तो देखो ये सही है
कि भाई जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो एक रिकॉर्ड होते हैं, हर एक लाइन में एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो वैल्यू होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, सेमीकोलन से नहीं। ठीक है? तो अब ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो यहाँ पे ए तो ट्रू है, असर्शंस तो ट्रू है, बट रीज़न हमारा क्या हो जा रहा है? फ़ॉल्स हो जा रहा है। तो जब हमारा असर्शंस ट्रू होगा, रीज़न फ़ॉल्स होगा, तो हम ऑप्शन सी बताते हैं इसके लिए, ठीक है? अब हम पहुँच गए हैं सेक्शन बी के ऊपर, तो आइए सेक्शन बी को भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। Vivek has written a code to input a number and check whether it is even or odd number. His code is having error. Rewrite the following code and underline the correction. देखिए सबसे पहला मिस्टेक विवेक ने यहाँ पे क्या किया, डेफ को कैपिटल में लिखा है, इट शुड बी ए स्मॉल लेटर। एक नंबर सही है, स्टेटस इक्वल टू एन मॉड टू यहाँ भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न नल वैल्यू करना चाहते हो? लॉजिकली मिस्टेक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटस होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये रिटर्न स्टेटस आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने इनपुट कराया तो आपने इंटर ए नंबर लिखा। अब आप डबल कोट्स यहाँ तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने इस जगह पे डबल कोट्स देना बंद कर दिया, भूल गए, तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स भी देना चाहिए। उसके बाद के इक्वल टू चेक नंबर नम कर रहे हो, नम वैल्यू है, चेक नंबर फंक्शंस का नाम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, तो कंपैरिजन के लिए हमेशा डबल इक्वल टू का इस्तेमाल होता है। मतलब इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्रिंट दिस इज़ इवन नंबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स प्रिंट दिस इज़ ऑड नंबर, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल अगर मिस्टेक देखा जाए तो मिस्टेक 1, 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक, 3 मिस्टेक एंड 4 मिस्टेक, टोटल 4 मिस्टेक हैं और 2 नंबर आपको इसी बात के दिए जाएँगे। Write 2 points difference between the bus topology and star topology और write 2 point difference between XML and HTML। तो कई सारे डिफरेंस हैं बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, कॉमन वायर होते हैं, जिसे हम बस केबल कहते हैं और जिसके थ्रू हम बाकी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि कम्युनिकेशंस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के केस फॉर्म में होता है। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट होता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप भेजते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन सभी कंप्यूटर के पास पहुँच रहा होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे यूनिकास्ट होता है। जिस कंप्यूटर को मैसेज देना है उसी कंप्यूटर के पास मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी के पास मैसेज जाएगा। एक्सएमएल और एचटीएमएल के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएँ, अगर आपने फुल फॉर्म भी लिख दिया तो आपको उसके भी नंबर दिए जाएँगे। एक्सएमएल जो होता है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का मतलब हो गया कि इस लैंग्वेज की मदद से हम नए मार्कअप लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है? इसमें कोई एक्जिस्टिंग टैग्स नहीं होते हैं, डज़ नॉट हैव एनी एक्जिस्टिंग टैग्स। इसके एक्जिस्टिंग टैग नहीं होते हैं इसके अंदर में। ये केस सेंसिटिव होता है, जबकि एचटीएमएल क्या हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके एक्जिस्टिंग टैग होते हैं, इसमें टैग्स बने हुए मिलते हैं हमें। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, नॉट अ केस सेंसिटिव, जबकि ऊपर वाला हमारा क्या था, केस सेंसिटिव लैंग्वेज था। गिवन अ पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशंस, आइए अब देखते हैं जरा सा स्ट्रिंग डिक्लेरेशन दिया हुआ हमारे पास। हमें क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है। आउटपुट इस पूरे स्टेटमेंट का बताना है। जहाँ पे इसने कॉलन कॉलन दिया होगा, आप सभी को ध्यान होगा, अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल में आप ऐसे लिख के -1 लगा देते हो, तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ भी रिवर्स होगा, लेकिन यहाँ पे -1 में क्या होता है, हर एक कैरेक्टर को रीड करना होता है, यहाँ पे हर तीसरे कैरेक्टर को रीड करना होगा। -2 होता तो 2 कैरेक्टर, मतलब 1 कैरेक्टर अल्टरनेट, अब 2 कैरेक्टर अल्टरनेट के बाद हमें कैरेक्टर मिलेगा, तो जो आउटपुट होगा वो रिवर्स में आउटपुट होगा। तो अब यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा 3, ठीक है? उसके बाद 3 के बाद अब देखो ये -3 कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया जंप जो होगा उसी हिसाब से होगा। -1 में हम 1 कैरेक्टर छोड़ते हैं, -2 में हम 2 छोड़ते हैं, -3 में हम तीसरे को मतलब लेंगे, 2 को छोड़ के हम यहाँ पहुँचते हैं, -3 में हम 3 छोड़ के यहाँ पहुँचे। कंटीन्यूअस हो गया, 2 को छोड़ के आ गए यहाँ पे, 3 को छोड़ के। तो अब ये वाला 2 मिलेगा हमें। इसके बाद यहाँ से आप क्या है, आपको देखो 1, 2, 3 कैरेक्टर आपने छोड़ा था, ठीक है? तो चौथे पे आप पहुँचे थे, तो अब यहाँ से आपको इस 2 के बाद भी 3 कैरेक्टर, तो एम पे जाओगे, लेकिन एम ये कैपिटल हो जाएगा आपका। फिर आप यहाँ से 3 छोड़ के डी पे आओगे, तो डी भी आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 छोड़ के बी पे आओगे, बी ऑलरेडी कैपिटल है। फिर यहाँ से 3 छोड़ के टी पे आओगे, तो फिर से ये टी हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 छोड़ के एफ पे आओगे, तो ये एफ हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, अब यहाँ पे एक डिक्शनरी दिया गया है आपके पास।
ठीक है, जिसमें कि रोल नंबर है, नेम यहाँ भी दिया है, एज और डिपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे D2 को अपडेट कराया जा रहा है D1 से। D2 को अपडेट कराया जाएगा D1 से, तो ध्यान रखिएगा डिक्शनरी कभी भी डुप्लीकेट की को होल्ड नहीं कर सकता है। तो जब आप इसे अपडेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेम है, नेम की वैल्यू वो इस नेम को अपडेट कर देगा। तो अब हिमांशु के जगह पे ये दीपांशु हो जाएगा। रोल नंबर इसमें है नहीं, तो रोल नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब आप अपडेट करेंगे तो रोल नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। और अब जब आप यहाँ पे D2 डॉट कीज़ प्रिंट करा रहे हैं, तो इसमें जो कीज़ आपको निकल के आएगा, उसमें एक नेम की मिलेगा, एक एज मिलेगा, एक डिपार्टमेंट मिलेगा और एक हमारा आरएनओ मिलेगा। सबको सिंगल कोट में बंद कर दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। जो हमें लिखना है एक्चुअली इसके आगे तो ऐसे लिखा हुआ आता है डेट अंडरस्कोर कीज़ और फिर ये इस तरीके से लिखा हुआ आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। Explain the use of the foreign key in a relational database systems and give an example to support your answer. तो foreign key क्या होता है? It's a non-key attribute whose value is derived from the primary key of other table. और इसका काम होता है to establish the relations between the two tables. तो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल के अंदर में मान लीजिए कि हमारा एडमिशन नंबर एक कॉलम है, एक नेम कॉलम है और इसमें इसके एडमिशन नंबर 1 2 और यहाँ पे नेम ABC रखा गया है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई फी टेबल है, फी टेबल में हमने फी लिया है, फी की एक आईडी होगी और फी में हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या दिया है, एडमिशन नंबर दे दिया है। तो अब ये आईडी 1 मान लो 101, 102, 103 यहाँ पे मान लीजिए 500, 600, 700 लिखा हुआ है। अब ये एडमिशन नंबर से पता चलेगा कि ये अमाउंट किस बच्चे का है और ये अमाउंट किस बच्चे का है। तो मतलब ये पहला 101 वाला जो अमाउंट 500 था वो भी ए ने सबमिट किया था और 103 वाला जो अमाउंट है ये भी ए ने सबमिट किया था। तो ये कुछ इस तरीके से हमें पता चल जाता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द यूज ऑफ द टेलनेट? टेलनेट एक्चुअली रिमोट लॉगिंग के लिए यूज किया जाता है। एक वर्ड को याद रखिएगा कि इट इज यूज फॉर द रिमोट लॉगिंग टू एक्सेस द कंप्यूटर विच इज अवेलेबल रिमोटली। फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग द टेलनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो। तो अब इसके आउटपुट को चेक करने के लिए से डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। ये हमारा लिस्ट के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे टाइम्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 की गई, अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं है, स्पेस है, नथिंग, ऐड की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे एक लूप चलाया जा रहा है फॉर सी इन रेंज 162। अब 162 का मतलब हो गया कि 1 3 5 ये वाली लिस्ट आपका यहाँ से जनरेट होगा इस रेंज फंक्शन से। तो सी की वैल्यू क्या होगी? एक बार 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी। टाइम्स इक्वल टू टाइम्स प्लस सी, तो ये 20 को ऐड करेगा। वो ये 1 है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हमें 135 पे वैल्यू दिख रहा है, तो 40 20 60 प्लस 60 120। तो यहाँ से टाइम्स की वैल्यू क्या हो गई? 120 हो जाएगी टोटल, इन टोटल। बट स्टॉप कीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा आके देखते हैं सी की वैल्यू के हिसाब से क्या है। अल्फा इजकल टू अल्फा प्लस डेटा सी माइनस 1। तो सी की वैल्यू तो पहले 1 थी, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0 पे क्या है? एल है। तो एल अल्फा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उसमें क्या होगा? एल ऐड हो जाएगा प्लस एट द रेट, यानी कि ये एल एट द रेट आ जाएगा। ऐड इक्वल टू डेटा, ऐड प्लस डेटा ऑफ सी। डेटा ऑफ सी अगर हम करेंगे तो डेटा ऑफ सी में, अच्छा यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मैंने गलत कर दिया, टाइम्स इक्वल टू टाइम्स प्लस सी था, तो सी की तो वैल्यू 1 आई थी ना, तो टाइम्स की वैल्यू क्या होगी? मैं ज़रा सा वेरिएबल्स को अलग-अलग लिख देता हूँ, सो दैट आप इसको प्रॉपर्ली समझ सकें कि सी की वैल्यू क्या है, टाइम्स की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी और ऐड की वैल्यू क्या रहेगी। तो इनिशियली सी की वैल्यू 1 होगी, जब सी की वैल्यू 1 होगी तो टाइम्स 0 था तो ये भी 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस डेटा सी माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0, तो एल है, एल प्लस एट द रेट, तो ये एल एट द रेट हो जाएगी और ऐड की वैल्यू हो जाएगी ऐड प्लस डेटा सी, तो ऐड 0 है और डेटा सी पे यानी कि 20, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर ये लूप चलेगा, सी की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2 हो जाएगी। तो जब सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ऐसे केस में टाइम्स की वैल्यू क्या होगी? टाइम्स प्लस सी, तो टाइम्स 1 प्लस 2 यानी कि ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे आइए अल्फा प्लस डेटा सी माइनस, तब 3 माइनस 1 यानी कि 2 पे क्या है? एम है, तो ये हो जाएगा एल एट द रेट एम एट द रेट।
ठीक है? और ये हमारा हो गया ऐड प्लस डेटा प्लस सी। तो ऐड प्लस डेटा प्लस सी, तो 20 प्लस 40, सी की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। नहीं, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा तो टाइम्स हमारा 4 होगा, ठीक है? सॉरी, ये टाइम्स हमारा 4 होगा, तो 3 माइनस 1 एम हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे 3 पे क्या है 40, तो 20 प्लस 40 क्या हो गया 60। नेक्स्ट सी की वैल्यू 5 होगी, तो 5 के लिए टाइम्स तो ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा प्लस डेटा, अल्फ़ा में तो ये लिखा हुआ है और 5 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एल एट द रेट, एम एट द रेट, एन एट द रेट, और ये हो जाएगा 60 प्लस 60 120। अब आपने यहाँ पे आउटपुट दिखाना है तो टाइम्स की वैल्यू आएगी 5, ऐड की वैल्यू आएगी यहाँ पे 120 और अल्फ़ा की वैल्यू आएगी एल एट द रेट, एम एट द रेट एंड एन एट द रेट। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन। इसके और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए इसके और क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। अब यहाँ भी आपके पास एक लिस्ट है जो एल की वैल्यू और एक एलएसटी नाम का वेरिएबल है आपके पास जिसके अंदर में कुछ नहीं, एम्प्टी लिस्ट है। और रेंज आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, एल की लेंथ को देखा जाए तो 5 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस जनरेट करेगा 0 1 2 3 4। इसके बाद इफ आई मॉड आई की वैल्यू 0, आई मॉड 2 इक्वल टू 1, तो नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स है तो कुछ नहीं करेगा, मतलब कहने का अर्थ है आई को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 0 में तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये रिमाइंडर आएगा। तो अब ये क्या करेगा, मतलब यहाँ पे मैं आई को लिख देता हूँ कि आई की वैल्यू जब 0 थी तब तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आई जब 1 होगा तब क्या करेगा? क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आता है, ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन। ट्रू होने के कारण अब देखिए t इक्वल टू, इसने एक टपल क्रिएट किया है, इसने एक टपल क्रिएट किया यहाँ पे एल ऑफ आई, तो एल ऑफ आई तो आई तो 1 है, तो एल ऑफ 1, एल ऑफ 1 पे 0 1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो यहाँ से 2 आ गया, कॉमा। अब यहाँ पे एल ऑफ आई पावर 2 कर दिया, यानी कि 2 का पावर 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक टपल यहाँ पे बन गया और एल एस टी डॉट अपेंड टपल, तो इस एल एस टी के अंदर में क्या होगा, एक टपल ऐड हो गया 2 कॉमा 4 के नाम से। इसके बाद आप आएँगे तो अब i की वैल्यू आपकी होगी 2, और i जब 2 होगी तो ये 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो 1 0 नहीं आएगा, तो बाहर निकल जाइएगा। फिर आप i की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 के लिए ये फिर से ट्रू हो जाएगा, तो फिर से जब ट्रू होगा तो ये क्या करेगा एल ऑफ i यानी कि यहाँ पे एक टपल बनाएगा 3 कॉमा एल ऑफ i टू द पावर 2 यानी कि 9 आ जाएगा, और ये इसको इसके साथ ऐड कर देगा 3 कॉमा 9 इस अपेंड के कारण, ठीक है? अगली बार देखिए ये 4 पे ये कंडीशन हमारा फ़ॉल्स हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 नहीं आएगा और कोई एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो आप लूप से बाहर आ जाइएगा। अब आपने प्रिंट ऑफ एलएसटी कराया तो जो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा वो आउटपुट देखेगा 2, 4, 3, 9। ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज इन सीक्वल विथ एप्रोप्रिएट एग्जांपल। देखिए ऑर्डर बाय क्लाउज जो होता है वो रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के काम में आता है, जबकि ग्रुप बाय क्लाउज जो होता है वो रिकॉर्ड्स को ग्रुप करता है ऑन सिमिलर वैल्यू। अब एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स में आप इसको अरेंज करके दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है जिस टेबल्स में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन रखा है। यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए नेम है और यहाँ पे मान लीजिए जेंडर है, ठीक है? तो नेम में तो मैंने चलो ए जेड बी कर दिया और यहाँ पे रोल नंबर 1 3 5 कर दिया मान लीजिए, और जेंडर में मैंने इसको मेल बनाया, इसको फीमेल बनाया और इसको मेल बनाया, ठीक है? अब अगर मैं इसको कमांड चलाऊंगा यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जो भी हो, मान लीजिए स्टूडेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑर्डर बाय एन, ऑर्डर बाय एन। तो ये क्या करेगा, ये जो हमें आउटपुट देगा उसमें अल्फ़ाबेटिकली रिकॉर्ड को अरेंज करेगा, तो ये 1 5 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए बी जेड और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम एम एफ आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको ग्रुप बाय करूँगा तो ये क्या करेगा, मान लीजिए मैंने एक कमांड चलाया यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी और यहाँ पे लिख दिया ग्रुप बाय जेंडर। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली इसका यूज़ इसके लिए नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे बेहतर होता है कि इस स्टार की जगह पे हम काउंट स्टार लिख देते हैं, तो ये ज़्यादा मज़ा आ जाता। तब ये हमें आउटपुट क्या देता है पता है? ये हमें आउटपुट देता है 2 एंड 1।
क्यों? क्योंकि ये जेंडर पे ग्रुपिंग करके रिकॉर्ड्स को काउंट कर लेता है। अब 2 मेल हैं, 1 फीमेल है, तो इसलिए आउटपुट हमारा 2, और 1 आ जाता है। कैटेगराइज़ द फॉलोइंग कमांड एज़ अ डीडीएल और डीएमएल। अब आपको ध्यान होना चाहिए इंसर्ट और अपडेट, ये दोनों के दोनों ही हमारे डीडीएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हैं, एंड अल्टर एंड ड्रॉप हमारे डीडीएल लैंग्वेज हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, तो अगले वीडियो में हम पार्ट सी के बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।